Hello students, once again welcome to our virtual class of social science. Today the topic that we are going to study is the abolition of slavery. Now you would ask me, what is this slavery? Okay, that we will discuss. Now one of the most important revolutionary social reform of the Jacobean regime was the abolition of slavery in the French colonies. Now what is the meaning of slavery? Here the meaning of slavery means here like in the market, जैसे हम मार्केट में जाते हैं, कई चीज़ों को खरीदते हैं और बेचते हैं, नहीं, उसी तरीके से जब मनुष्य को भी एक सामान की तरह बेचा या खरीदा जाए तो वो जो है उसको हम बोलते हैं स्लेवरी. अंडरस्टूड. और जब आप एक बार उसे खरीद लेते हैं एज सामान, जैसे उस इंसान को खरीद लेते हैं, तो वो आप उनसे कोई भी काम आप उनसे करवा सकते हैं टिल हिज डेथ. आप उनसे कितना भी काम आप करवा सकते हो. Okay, so that what we call it as a slavery. Understood? So here now what is the connection of the slavery in this French Revolution, that we will see. Now the colonies in the Caribbean, तो जो colonies थी Caribbean में, वहाँ पे जैसे कि मार्टिनिक, ये कुछ जगहों का नाम है, then Guadeloupe, then San Domingo. Okay, see Martinique, Guadeloupe, and you can also see here San Domingo. So these were the colonies in the Caribbean, and these were the colonies in the Caribbean. और आप ये देख सकते हैं कि ये जो जगहों पर they were the important supplier of the commodities like sugar, indigo, tobacco and coffee. ये करीबियन के कुछ जगह है जो फ्रेंच कॉलोनीज हुआ करते थे, मतलब ये ऐसे कुछ जगह है जो फ्रांस के अधीन हुआ करते थे. और ये जो जगह है, यहाँ से आपको बहुतायत में शुगर, इंडिगो, टोबैको और कॉफ़ी मिलता था. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेकिन उस ज़माने में जो यूरोपियंस है वो इन जगहों पर जाकर काम करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये जगह उनके लिए नई थी और वो एक अनजान जगह था. तो दे पीपल डजंट वांट टू गो एंड सर्व or do the work over here. So what happened? There was a dearth of the labor, मतलब लेबर की कमी हो गई. ओके, तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? So you will see here that the problem was solved by the triangular slave trade. Now you can ask me, what is this triangular slave trade? मतलब अमेरिका, यूरोप और आपका अफ्रीका, this was like this. Okay, so there was a triangular slave trade. मतलब अब यहाँ पे दास मतलब लोगों को खरीदा जाता था और यहाँ पे बिक्री किया जाता था. तो इसीलिए जो इंसानों को खरीद और जो इंसानों की खरीद फरोख्त होती थी उसको इन लोग कहते हैं स्लेव ट्रेड. तो ये जो है आप देखेंगे वो स्लेव कहाँ से लेते थे? अफ्रीका से. ओके, वो कहाँ से लोगों को खरीदते थे? अफ्रीका से. तो ये जो आपका जो स्लेव ट्रेड है, ये जो ट्रायंगुलर शेप में बनने की वजह से इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. Okay, now here you will see is that the slave trade begin in 17th century. ये कब बना? 17th century में शुरू हुआ. ये जो slave trade है ये 17th century में शुरू हुआ. Understood? The slave trade that began in the 17th century, French merchants they sailed from the port of Bordeaux. अब ये जो फ्रेंच सेलर्स जो है, ओके, जो फ्रांस के जो फ्रेंच सेलर्स है, ये
बॉर्डेक्स नामक के पोर्ट से और नैंथस ये दो ऐसे पोर्ट है यहां से, ठीक है। तो दे यूज्ड टू सेल फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डेक्स एंड नैंथस टू वेयर, टू द अफ्रीकन कोस्ट। द फ्रेंच मर्चेंट्स जो है दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बॉर्डेक्स एंड नैंथस टू अफ्रीकन कोस्ट। कहां जाते थे ये? अफ्रीकन कोस्ट में जाते थे। किस लिए? Where they used to bought the slaves from the local chieftains। ये अफ्रीकन कोस्ट में यहां से फ्रेंच मर्चेंट्स जो है बॉर्डेक्स और नैंथस से अफ्रीका पहुंचते थे और यहां पे वो अफ्रीकन लोगों को खरीदते थे। किससे? जो वहां के मुखिया है, जो अफ्रीका में जो उनके कबीले के जो मुखिया है वहां से इन फ्रेंच मर्चेंट्स लोग जो है अफ्रीकन्स को खरीदते थे। एंड देन व्हाट दे यूज्ड टू डू, इनको खरीदने के बाद उनको ब्रांड करके, शैकल मीन्स उनको चेन में बांध के, उनको ब्रांडिंग करके, उनको अच्छे से टाइट से पैक करके लंबे लंबे समय तक वो शिप में इनको लेकर जाते थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों को शिप में 2-3 महीने जानवरों की तरह लाद कर लेके जाया जाता था। तो वे व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे फॉर 3 month लॉन्ग वोएज अक्रॉस द अटलांटिक टू द करीबियन। ये यहाँ से अफ्रीका से लेके वो अटलांटिक से लेके वो करीबियन तक वो पहुँचते थे। सो लाइक दिस यू विल सी दैट this is what we call as a triangular slave trade. Now there they sold, अब जो फ्रेंच मर्चेंट्स जहाँ पोर्ट ऑफ बॉर्डेक्स से नैंथस से लेके ये अफ्रीकन कोस्ट पहुँचते थे, वहाँ के कबीले जो अफ्रीकी जो जगह है अफ्रीका है वहाँ पे जो कबीले के जो मुखिया है उनसे जो है कुछ अफ्रीकन लोगों को खरीद कर वो ले जाते थे करीबियन में, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मर्चेंट्स इनको ले जाते थे बाद में वो प्लांटेशन ओनर्स है, जो बड़े बड़े बागान के जो मालिक है उनको ये सेल कर देते थे, जैसे कोई चीज को सेल किया हो, ठीक है। नाउ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मेट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट फॉर शुगर, कॉफी एंड इंडिगो। इनसे सुबह शाम इनसे काम इतना करवाया जाता था कि जो प्लांटेशन बागान में जो काम करना वो इतना आसान नहीं होता था और इन लोगों से जानवरों की तरह काम करवाया जाता था, जिससे इन्हें आर्थिक रूप से काफ़ी मुनाफा भी होता था। जैसे कि शुगर हो गया, इंडिगो है, कॉफ़ी है, इसके लिए बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती थी और ये इनकी ज़रूरत यहाँ अफ्रीका से पूरा हो जाता था, तो इनको बहुत ज़्यादा आर्थिक मुनाफा होता था, ठीक है, प्लांटेशन ओनर्स को। Now, the port cities like Bordeaux and Nantes owned their economic prosperity to the flourishing because of the flourishing slave trade. आप देखेंगे ये जो बॉर्डेक्स और नैंथस है, ये जो पोर्ट है, ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न हो चुका था, क्योंकि अब स्लेव ट्रेड की वजह से जो है ये बॉर्डेक्स और नैंथस जो पोर्ट है वो आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका था, क्योंकि अब जो है स्लेव ट्रेड की वजह से अब ये दोनों जो पोर्ट है ये फेमस भी हो चुके थे और वो आर्थिक रूप से संपन्न भी हो चुके थे। आप देखेंगे कि थ्रू आउट द 18th century देयर वाज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ द स्लेवरी इन फ्रांस। 18वीं शताब्दी के दौरान आते आते लोग जो है इस दास प्रथा को लेकर, मतलब जो स्लेवरी जो सिस्टम है इसको लेकर लोग क्रिटिसाइज करते थे, उसकी जो है आलोचना करते थे। द नेशनल असेंबली held a long debate about whether the rights of the man should be extended to all the French subjects including those in the colonies। ठीक है, मतलब जब नेशनल असेंबली सभी लोगों को समानता का अधिकार के बारे में बात कर रहा था, तो क्या ये जो स्लेव्स है जो फ्रेंच कॉलोनीज में जबरन ले जाया जाकर उनको मतलब ले जाया जाता था और उनसे काम करवाया जाता था, तो क्या उनको भी इसी तरीके का अधिकार दिया जाना चाहिए? ये एक सवालिया निशान था। नाउ बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज। मगर यहाँ पर आप देखेंगे कि उन्होंने कोई कानून
तो पास नहीं किया। वहां पे लोग बात जरूर करते थे, आलोचना होती थी, लेकिन क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान को जानवर की तरह जब ट्रीट करता है तो कुछ लोगों को वो नागवार गुजरा, और सही बात है, वो गलत प्रथा थी। तो वो जब इसकी आलोचना शुरू तो हुई, लेकिन कभी भी इसके लिए कोई कानून पारित नहीं किया गया, कोई कानून ही नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि कुछ बिजनेसमैन, जैसे मैंने बोला फ्रेंच मर्चेंट्स है, ये प्लांटेशन ओनर्स को जाके इन अफ्रीकन लोगों को बेच देते थे। तो इनका जो बिजनेस है ये इन्हीं लोगों की वजह से चलता था, स्लेव्स की वजह से ही इनका बिजनेस पलता था, फूलता था। तो ऐसे में आप अगर कोई लॉ पास कर दिया जाए जिससे कि ये स्लेवरी जो है ये खत्म हो जाए, मतलब ये जो दास प्रथा है वो खत्म हो जाए, तो इनको इतना चीप लेबर कहाँ से मिलेगा। इस वजह से सरकार ने कोई भी कानून पारित करने से वो हिचकिचाते थे। Understood? Because it was against the interest of the some of the important, or you can say it was against the interest of some business people. Okay, so they have, because their income was completely dependent upon the slave trade, so they didn't pass any law. Understood? Now it was finally the convention of 1794. So here you will see the convention of 1794 legislated to free all the slaves in the French overseas possession. मतलब यहाँ सब लोगों की एक राय थी कि जितने भी स्लेव्स जो फ्रेंच कॉलोनीज में हैं और उनसे जो काम करवाया जा रहा है वो खत्म कर देना चाहिए, उसको, वो जो स्लेवरी सिस्टम है उसे एबॉलिश करना चाहिए। तो ये जो लॉ है वो 1794 में पारित हुआ, एक कन्वेंशन बना। नाउ this is, however, you will see it turned out to be a short term, it was a short term measure. मतलब short term measure मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक ही ये जो इन्होंने कन्वेंशन पास किया स्लेवरी को एबॉलिश करने के लिए, it could remain for very short term period, मतलब 10 साल तक ही ये रह पाया। अंडरस्टूड? तो जिस दास प्रथा को खत्म कर दिया गया था वो सिर्फ 10 साल तक ही खत्म हुई थी, मतलब 10 साल के लिए दास प्रथा जो है इट वॉज एबॉलिश्ड। बट यू विल सी दैट द नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी। नेपोलियन ने दोबारा इसको स्लेवरी को इंट्रोड्यूस किया। ओके, लाइक हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि जैकोबिन रिजीम के जाने के बाद it was Napoleon Bonaparte that his era started. So after the Jacobin regime, when Napoleon, when he took over the power, he reintroduced the slavery. Okay, understood? Now plantation owners understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interests. Now जो प्लांटेशन ओनर्स है वो बखूबी समझ गए थे कि इनकी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो उनकी जो आर्थिक जो बेनिफिट्स है, यू कैन से द इकोनॉमिक बेनिफिट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, ये आर्थिक रूप से तभी संपन्न या डेवलप कर सकते हैं जब तक ये स्लेव ट्रेड चलेगा। ओके, सो दे वर सोली डिपेंड अपॉन दिस स्लेव ट्रेड एंड दे वर हैप्पी विद दिस। Okay, now finally it was, slavery was finally abolished in France colonies in 1848 और अंत में ये जो 1848 में आप देखेंगे, in 1848 the slavery ये जो दास प्रथा थी उसको एकदम ही खत्म कर दिया गया। Understood? Now just have a look on your screen, my dear students. You can see here the sprint of 1794 describes the emancipation of slaves. The tricolor banner on top carries the slogan, "The right of man." The inscription below reads, "The freedom of the unfree." A French woman prepares to civilize the African and American Indian slave by giving them European clothes to wear.
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्लेव्स है उनको एक फ्रेंच वुमन जो है कपड़ा देने की कोशिश कर रही है, ठीक है। एंड देयर आल्सो इट्स अ बैनर, दैट बैनर एक्चुअली इट मीन्स द राइट ऑफ मैन, मतलब हर कोई, चाहे वो स्लेव हो या एक आम इंसान हो, वो भी स्लेव भी हमारे जैसे ही इंसान है, उसको भी वो सारा अधिकार है जो हम आम इंसान को है। तो यही इसमें दर्शाया जा रहा है। ओके, I hope my dear students that you have understood this topic, that is abolition of slavery. Now let's move to the next one, that is the revolution and everyday life. So my dear students, the next topic is the revolution and everyday life. Okay, now the question arises, can politics change the clothes people wear, the language they speak or the book they read? Okay, so here you will see that by 1789 France saw many changes in the lives of men, women and children. The revolutionary government took it upon themselves to pass law that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. Okay, how? That we will see. Now you will see that one important law that came into effect soon after the storming of Bastille in 1789 in the summer was the abolition of censorship. Now you can ask me, what is this censorship? Here the censorship means जब गवर्नमेंट के विरोध में कोई भी लेख या कोई भी चीज़, जैसे कि न्यूज़पेपर हो, बुक्स हो, यहाँ पर आप कुछ भी छापते हो या कुछ भी लिखते हो, वो सरकार उस पर नज़र रखती है और जब वो उसकी परमिशन देती है कि हाँ ये चीज़ छप सकता है, उसके बाद ही वो जो है मार्केट में आ सकता है। तो एक तरफ से जो है आप देख सकते हैं कि सरकार की जो कंट्रोल है वो न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में होता है, ताकि जो है सरकार के विरोध में कोई बात ना बोला जाए और ना ही उसको लिखा जाए, क्योंकि ये माना जाता है इट वुड बी लाइक ए प्रोवोकिंग द people against the government. So therefore the government keeps an eye and control over these activities through censoring the newspapers and the books. Understood? So this is what, and actually this censorship was there in French. Okay, in France it was there. So now by 1789 they abolished the censorship, means the person can write about his about anything about the government or against the government in the newspapers and the book. Now they don't need to take the permission of the running government whether they can print the book or print the newspaper or not. Understood? So in the old regime, all written material and cultural activities, whether the books, newspaper, plays, could be published or performed only after they have been approved by the censors of the king. That what I told you right now. Okay. So now this has been abolished. Now the Declaration of the Right of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. अब जो है कोई भी इंसान सरकार के बारे में या राजा के जो गतिविधि है या उनके जो राजनीतिक जो भी फैसले हैं उसके मत उनके फेवर में या उनके अगेंस्ट में कोई भी कुछ भी लिख सकता है। उसके लिए उन्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। और यहाँ जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन जो स्पीच है उसको एक नेचुरल राइट बोला गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच and expression came to known as a natural right. What they call it? Natural right. Understood? एक हर इंसान का एक नेचुरल राइट है, वो अपनी मतलब वो जो भी उसको फील होता है, whatever he thinks, he has the right to express that. Okay, so newspapers, pamphlets, books and print pictures flooded the towns of France from where they had traveled rapidly into the countryside. अब जब abolition हो गया, जब censorship हट गया तो इंसान कुछ भी लिख सकते थे। तो अब कोई
king की censorship means they don't need to take the permission or approval of the censor of the king. So what happened, the people started writing in the books, the pamphlets, and in various things. Okay, so now what happened, it started flooding into the towns. ये बुक्स वगैरह जो है वो टाउन्स में, मार्केट में बहुतायत में मिलने लगे. Now they all describe and discuss the events and changes that was taking place in France. Now freedom of the press also meant that opposing views of events could be expressed. That I told you. अगर आप सरकार के विरोध में भी कुछ बोलते हैं तो भी आपको बोलने का अधिकार है. अंडरस्टूड. पहले क्या था, आप सरकार के विरोध में कुछ भी नहीं बोल सकते. अगर आप ऐसा बोलते हो मतलब आप यू आर प्रोवोकिंग द कॉमन पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट. देयरफॉर द सेंसरशिप वाज देयर. बट आफ्टर द एबॉलिशन of the censorship in 1789, it means that the people can express their view even if it is against the government, they can express their view because it is considered as their natural right. Are you able to understand what I am saying? Okay, my dear students. Now each side sought to convince the other of its position through the medium of print, play, song, festive procession, attracted large number of people. Now what happened? Through plays, through prints, the people used to express their view. This has become one of the way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosopher wrote about at length in texts which only a handful of educated people could read. Now what happened, only the books which I am talking about, the books, the pamphlets that was flooded into the market, in the French market, only the educated people can understand. But what about those who are uneducated? So the plays and also the plays वगैरह जो मतलब नाटक वगैरह भी होते थे, तो that attracts many people. Okay, और इससे जो है लिबर्टी के बारे में, then freedom of speech and expression के बारे में आम लोगों को भी समझ में आने लगा, जिसके बारे में बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स ने कहा कि एक इंसान को ये सारा अधिकार है. Understood? So let's move to the next topic, that is the conclusion. This is the last topic of this chapter, my dear students. Now this is conclusion. When I say conclusion, so what we concluded, हमने क्या सीखा इस चैप्टर से? So the conclusion is that in 1804 Napoleon Bonaparte crowned himself as the Emperor of France. As the fall of the Jacobin regime, you will see that Napoleon Bonaparte in 1804 he crowned himself as the Emperor of France. Understood? Now he set out to conquer neighboring European countries, dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family. Now here you will see that Napoleon, when he crowned himself as the Emperor of France, he started conquering the neighboring European countries and एक बार जो आसपास यूरोपियन कंट्रीज को वो हथियाने के लिए, वो जगह को हड़पने के लिए जाते थे. सो व्हाइल कंकरिंग दोज टेरिटरीज ही प्लेस हिज फैमिली मेंबर, मतलब अपने फैमिली मेंबर को वहां पर वो रखते थे ताकि वो जो है सब चीज को संभाल सके. अंडरस्टूड? मीन्स हिज ओन पीपल यूज्ड टू लुक आफ्टर द होल थिंग. Wherever the Napoleon Bonaparte, wherever he goes and he conquers the European countries, there all you will see that he used to place the members of his family. Napoleon saw his role as a modernizer of Europe. Napoleon अपने आप को क्या बोलते थे? Modernizer of Europe. मतलब he is a man who is going to modernize the country Europe. Understood? He introduced many laws such as the protection of private property and uniform system of measures and weights. इन्होंने नेपोलियन ने कई लॉ को पास किया, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हो गया. ओके, उसके बाद जो यूनिफॉर्म मेजर्स ऑफ वेट एंड मेजर्स जो है, तो वो भी जो है मीन्स प्रोवाइडेड विथ डेसिमल सिस्टम. जो पहले जो है जैसे हम लोग के वेट्स एंड मेजर्स होते थे 1 kg 2 kg, दैट वेट्स एंड मेजर्स ना, ये सिस्टम भी लाने वाले नेपोलियन ही हैं. अंडरस्टूड? तो डेसिमल सिस्टम में भी मतलब जैसे 1.2, जैसे हम बोलते हैं 1.2 kg, तो इन डेसिमल सिस्टम जो वेट्स एंड मेजर्स के बारे में भी
जो ज्ञान हम लोगों को है, जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द नेपोलियन। अंडरस्टूड? नाउ यू विल सी दैट इनिशियली शुरुआती दौर में नेपोलियन को लिबरेटर माना जाता था। मतलब लिबरेटर माने वह पर्सन हु टॉक्स मोर अबाउट द इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है, इंसान की, मतलब इंसान को फ्रीडम देने की बात होती है, ही वॉज कंसिडर्ड एज ए लिबरेटर। बट सून यू विल सी दैट नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन थोड़े दिन के बाद एहसास हुआ कि नेपोलियन की जितनी फौज है वो तो एक मतलब जैसे कि जगह हत्याने के लिए दे वर यूजिंग दी फोर्स, ठीक है, मतलब आसपास जगहों को हड़पने के लिए, किंगडम को बढ़ाने के लिए, टू कनकर द वेरियस डायनेस्टीज, दीज पीपल वे यूजिंग फोर्स। सो ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। फाइनली आप देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्टे को डिफीट, मतलब उन्होंने हरा दिया गया इन 1815। जगह कौन सी थी? वाटरलू, ठीक है, यहां पर उनको हरा दिया गया। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern law to other parts of Europe had an impact on the people long after Napoleon had left. हालांकि ये बात सही है कि नेपोलियन डिफीट हो गया, he was being defeated in the war of Waterloo, but still you will see that the ideas of liberty, the ideas of modern laws and all, that still it was inspiring the many European parts of the country. Understood? Now here, continuing the same, you will see the ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution. आप देख सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने इतना कुछ पढ़ा, उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने किस चीज पर जोर दिया? दैट इज दी लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। मतलब हर इंसान को जीने का अधिकार है, हर इंसान को डेमोक्रेटिक राइट्स है और उनको सबसे ज्यादा उनको फ्रीडम है। सो दी स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी आप देख सकते हैं कि जो ये आइडिया जो है फ्रांस रेवोल्यूशन से जो शुरू हुआ, ये आइडिया ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट, ये बाकी देशों में भी धीरे धीरे फैलने लगा। सिमिलरली इंडिया में भी टीपू सुल्तान एंड राजा राममोहन रॉय, इंडिया में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखते हुए राजा राममोहन रॉय एंड टीपू सुल्तान, so Raja Ram Mohan Roy, he is a reformer, he is a social reformer, okay, he was a great social reformer of India. And Tipu Sultan, इनकी भी नजर जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन पर थी। So they are the two examples of individual who responded to the ideas coming from revolutionary France. मतलब इन दोनों की नजर भी जो है रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर था और वहां जो जो आइडिया पनप रहा था, जो नई चीज आ रही थी, लिबर्टी वगैरह, वो उस पर वो काफी मतलब उस पर नजर रखे हुए थे। अंडरस्टूड? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप वॉट एवर आई टॉट यू टुडे यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल, एंड विद दिस इज दीपा सदा साइनिंग ऑफ। गुड बाय एंड जय हिंद।